दीपक राठौर पर हमला और कुणाल की कैद में दीपक राठौर। दोस्तों, अब तक आप सबने देखा कि कुणाल सिंह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। कुणाल इस वक्त एक वीडियो को देखते हुए अपने आदमी से बोलता है, दीपक राठौर पर अटैक करो और जब अंजलि के किसी अपने पर अटैक होगा तो अंजलि खुद चलकर हमारे सामने आएगी और जब अंजलि सामने आएगी तब उसे कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सब बोलते हुए कुणाल की आंखों में अंजलि का चेहरा आ रहा था। इधर कुणाल का आदमी कुणाल का ऑर्डर मिलते ही हाँ में सर हिलाकर उसके ऑफिस से निकल जाता है। अब तक मुंबई, कुणाल सिंह का ऑफिस। कुणाल का ऑर्डर मिलते ही कुणाल का आदमी कुणाल के ऑफिस से बाहर निकल जाता है तो कुणाल अपने आदमी को जाता देखकर पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, अब तुम बहुत जल्द मेरे करीब आओगी अंजलि और खुद चलकर आओगी, देखता हूँ आह्वान तुम्हें कैसे रोकता है मेरे करीब आने से। ये सब बोलते हुए कुणाल की आंखें एकदम खून की तरह लाल थी और उसके चेहरे पर अंजलि को पाने का पागलपन साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली, जैन विला में इस वक्त दीपक राठौर, विशाखा और कुणाल जैन भी बैठे हुए थे। कुणाल जैन दीपक की तरफ देखकर बोलते हैं, दीपक चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं और बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो तुम्हारे दोनों बच्चे भी तुम्हारे साथ होंगे। ये सब बोलते हुए कुणाल जी के चेहरे पर अपने दोस्त के लिए फिक्र और चिंता साफ नजर आ रही थी। इधर कुणाल जी की बात सुनकर दीपक जी कुणाल के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दे यार, मैं अनजाने में तुझे बहुत दर्द दिया है और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तूने पुरानी बातों को भूलकर फिर से मुझे माफ कर अपने सीने से लगाया है और मुझे ये एहसास दिलाया है कि कभी भी सच जाने बिना अपनों को दर्द नहीं देना चाहिए और एक इंसान के बातों पर विश्वास कर कभी अपने रिश्तों को ठुकराना नहीं चाहिए। इधर दीपक राठौर की बात सुनकर कुणाल जी दीपक का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, जो बीत गया वह कल था लेकिन अब आने वाला कल तुझे खुद सुधारना होगा दीपक। ये सब बोलते हुए कुणाल जी दीपक को उनकी कंपनी का और वेद का याद दिलाते हैं। इधर कुणाल जी की बात सुनकर दीपक जी घड़ी की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम ठीक कह रहे हो कुणाल, मुझे अब जल्द ही ऑफिस पहुंचकर ऑफिस को संभालना होगा और साथ में अंजलि और वेद को भी ढूंढना होगा। ये सब बोलते हुए दीपक जी का चेहरा इस वक्त बिल्कुल सख्त था और उनके चेहरे पर एक अलग ही गुरूर और गुस्सा भी नजर आ रहा था। इधर दीपक जी अपनी बहन की तरफ देखकर बोलते हैं, शिखा मुझे कंपनी जाना होगा, बहुत दिनों से मैंने अपनी कंपनी में भी ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने अंजलि पर और ना ही वेद पर ध्यान दिया है और रही बात उसे नाजायज़ औलाद की जिसे तनीषा ने मेरे नाम के साथ जोड़ा है, बहुत जल्द अब मैं दुनिया के सामने उसे घटिया लड़की से अपना नाम अलग करूंगा। ये सब बोलते हुए दीपक जी की आंखों में विशाखा के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। इधर दीपक जी की बात सुनकर विशाखा भी गुस्से में दीपक जी से बोलता है, आप सही कह रहे हो भाई, उसे घटिया लड़की के साथ अब मैं भी आपका नाम जुड़ता हुआ नहीं देख सकती। अब तो आप दुनिया को बता दीजिए कि विशाखा निखिल और तनीषा की नाजायज़ औलाद है, उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। ये सब बोलते हो शिखा जी की आंखों में विशाखा और तनीषा के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। इधर अपनी बहन की बात सुनकर दीपक जी हाँ मैं फिर हिलते हैं और गुस्से में ही शिखा और कुणाल से कुछ बात कर अपने ऑफिस के लिए उनके विला से बाहर निकल जाते हैं। इधर दीपक जी को जाता देखकर शिखा जैन कुणाल जी से बोलता है, कुणाल आपकी अंजलि से कोई बात हुई? इधर कुणाल जी जाते हुए दीपक की पीठ को देखते हुए बोलते हैं, नहीं अभी तक तो मेरी अंजलि बेटा से कोई बात नहीं हुई और ना ही अंजलि का फोन लग रहा है। मेरी अर्जुन से बात हुई थी, उसने कहा कि अंजलि आह्वान के साथ मुंबई गई है। जैसे ही शिखा जी कुणाल जी के मुंह से सुनती है कि अंजलि मुंबई गई है आह्वान के साथ तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह कुणाल जी की तरफ देखकर बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि अंजलि अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और मुझे अर्जुन ने यह भी बताया है कि आह्वान हमारे घर के दामाद बन चुके हैं और अंजलि ने आह्वान से शादी की है। जैसे ही कुणाल जी अंजलि की शादी की बात सीख के मुंह से सुनते हैं तो उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ खुशी की हल्की सी चमक नजर आने लगती है। इधर कुणाल जी को शिखा जी अंजलि की शादी की सारी बात बताने लगते हैं और दूसरी तरफ दीपक जी अपनी गाड़ी में बैठकर शिखा जी के विल से बाहर निकल चुके थे और इस बात से अनजान थे कि इस वक्त उनकी जान पर और उन पर दो लोगों ने पहरा दे रखा है और वह लोग कोई और नहीं एक निखिल खन्ना के आदमी है और दूसरे कुणाल सिंह के आदमी जो इस वक्त दीपक राठौर को टारगेट करने के लिए उनके पीछे लग चुके थे। इस बात से दीपक राठौर बिल्कुल अनजान थे। दीपक राठौर गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और उनकी आंखों के सामने बार बार तनीषा का चेहरा आ रहा था और कुछ पुराने पल उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे जिन्हें याद कर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और वह गुस्से में ही अपने मन में बोलते हैं, शिखा सही कहती थी, विशाखा तुम और तनीषा दोनों ही गिरी हुई और घटिया इंसान हो। तनीषा तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी एक बेटी को जान से ज्यादा प्यार करोगी और दूसरी को हद से ज्यादा नफरत। अरे माँ कभी भी अपनी औलाद में फर्क नहीं करती, लेकिन तुम तो एक डायन से भी गई गुजरी औरत हो। अब मैं अपने बच्चों को खुद अपने पास लाकर उन्हें दुनिया जहाँ का प्यार दूंगा और अपनी हर गलती कि अपने बच्चों से माफ़ी मांगूंगा, खास करके मेरी मासूम अंजलि से जिसे तुम दोनों माँ बेटी ने न जाने कितने दुख दिए हैं। ये सब बोलते हुए दीपक जी अपने ही बच्चों को और अपने ही खून को याद कर रहे थे। दूसरी तरफ दीपक जी की गाड़ी के पीछे इस वक्त उनके बॉडीगार्ड की गाड़ी चल रही थी और इससे कुछ दूरी पर दो ब्लैक गाड़ियां और चल रही थी जिनमें निखिल खन्ना और दूसरी तरफ कुछ और गाड़ियां आ रही थी जिनमें कुणाल सिंह के आदमी थे जो इस वक्त दीपक राठौर का पीछा कर रहे थे।
इधर कुणाल सिंह इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है कि तभी कुणाल जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है तो उधर से कुणाल सिंह के आदमी की आवाज़ आती है, सर हम दीपक राठौर का पीछा कर रहे हैं। वह इस वक्त शिखा जैन के विला से बाहर निकल चुका है। दूसरी तरफ कुणाल जैसे ही अपने खास आदमी की बात सुनता है तो अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, उठा लो, उसे मौका मिलते ही बचना नहीं चाहिए। वह इधर कुणाल की बात सुनकर फ़ोन कट कर देता है और दूसरी तरफ जगह के आदमी भी फुल स्पीड पर अपनी गाड़ियों के जरिए दीपक राठौर का पीछा कर रहे थे और इस वक्त उनके चेहरे पर भी दीपक राठौर को नुकसान पहुंचाने के इरादे साफ नजर आ रहे थे। इधर दीपक राठौर अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और इधर दीपक राठौर के गार्ड जो दीपक राठौर को प्रोडक्ट कर रहे थे कि तभी दीपक राठौर के गार्ड की गाड़ी एकदम से दो गाड़ियां आगे पीछे से उन्हें घेर लेती है और तभी कुछ पलों में कुणाल के आदमी दीपक राठौर के बॉडीगार्ड्स पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते कुणाल सिंह के आदमी जो अपनी गन पर साइलेंसर लगाकर आए थे, कुणाल सिंह के आदमी इस वक्त अपनी गन पर साइलेंसर लगाए हुए ही दीपक राठौर के आदमियों को निशाना बना रहे थे। दीपक राठौर के आदमी जो इस वक्त खुद भी एक अच्छे ट्रेंड बॉडीगार्ड थे, वह भी अपनी पूरी ताकत के साथ कुणाल सिंह के आदमियों के हमले का जवाब दे रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में जगह के आदमी और कुणाल सिंह के आदमियों ने मिलकर दीपक राठौर के सारे बॉडीगार्ड को कुछ ही पलों में जिंदा लाश बना दिया था और इस वक्त उनकी गाड़ी दीपक राठौर से काफ़ी दूरी पर चलते हुए ही पीछे ब्लास्ट हो जाती है, जिससे दीपक राठौर को खबर भी नहीं मिलती और जगह के आदमी और कुणाल के आदमी दीपक राठौर के आदमियों की जलती हुई गाड़ी को देखकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए दीपक राठौर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जिस सड़क पर यह हादसा हुआ था वहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा होकर उसे जलती हुई गाड़ी को देख रहे थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि पल भर में यहाँ हुआ क्या, क्योंकि वह एक सुनसान रास्ता था जहाँ से दीपक राठौर गुजर रहे थे। इधर दीपक राठौर अपनी ही सोच में गुम तनीषा के धोखे को याद करते हुए और अपने दोनों बच्चों को याद करते हुए बिना इस चीज़ पर ध्यान दिए कि उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड नहीं आ रहे, अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचते हुए अपनी गाड़ी चला रहे थे। इधर दूसरी तरफ कुणाल सिंह और जगह के आदमी अब बिना किसी परेशानी के दीपक राठौर की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों के आदमियों ने दीपक राठौर की गाड़ी को अच्छे से घेर लिया था। दो गाड़ियां दीपक राठौर की गाड़ी के आगे लग चुकी थी और दो गाड़ियां दीपक राठौर की गाड़ी के पीछे। इधर दीपक राठौर जैसे ही अपनी गाड़ी को क्रॉस करने के लिए रास्ता बना रहे थे कि तभी जगह के आदमी दीपक राठौर की गाड़ी को टक्कर मारते हैं और इधर जैसे ही दीपक राठौर की गाड़ी को टक्कर लगाती है तो तभी दीपक जी अपने होश में आते हैं और आसपास अपनी नज़र मारकर देखते हैं तो उन्हें उनके बॉडीगार्ड नजर नहीं आते। इधर अपने बॉडीगार्ड की गाड़ी को अपने साथ ना देखकर दीपक जी हैरान रह जाते हैं और हैरानी से अपनी गाड़ी को चलते हुए बोलते हैं, ये क्या हुआ है, लगता है मुझ पर किसी ने हमला कर दिया है, पर मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो मुझ पर हमला कर सकता है। यही बात बोलते हुए दीपक जी अपनी गाड़ी संभालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी पीछे से दीपक जी की गाड़ी को एक टक्कर लगते हैं और जिस दीपक जी की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और उनकी गाड़ी उनके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे उनकी गाड़ी जाकर सीधा डिवाइडर से क्रॉस होती हुई एक पेड़ में जाकर लगती है और जैसे ही दीपक जी की गाड़ी की टक्कर पेड़ से होती है कि तभी दीपक जी का सरिंग से जाकर लगता है, जिससे उनके सर से खून पानी की तरह बहता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इधर दीपक राठौर की गाड़ी की टक्कर जैसे ही पेड़ से होती है तभी दीपक जी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इधर कुणाल सिंह के आदमी दीपक की गाड़ी का एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं तो अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर रोक देते हैं और अपने चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट लाते हुए दीपक राठौर की गाड़ी के करीब अपने कदम बढ़ा देते हैं। इधर जगह का आदमी भी अपने मूंछों को मरोड़ता हुआ अपनी जगह से खड़ा होता है और धीरे धीरे दीपक राठौर की गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। इधर कुणाल और जगह के आदमी दोनों ही मुस्कुराते हुए दीपक की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ जैसे ही वह लोग कुछ कम चलाते हुए दीपक जी की गाड़ी के करीब आते हैं तो एकदम से जगह का आदमी जैसे ही दीपक राठौर की गाड़ी का डोर ओपन करता है तो दीपक की हालत देखकर कुणाल के आदमी से बोलता है, बस ये तो गया, अब आएगा मजा खेल में। अब देखते हैं कि अंजलि कब तक चुप कर बैठी है और कब तक हमारी मैडम अंजलि के कब्जे में रहती है। ये सब बोलते हुए जग्गा का आदमी कुणाल के आदमी से बात कर रहा था। इधर कुणाल का आदमी जग्गा से बोलता है, जग्गा आदमी की बात सुनकर बाद में कोई बात करना, पहले इसे जल्दी से हमारी गाड़ी में डालो क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। ये सब बोलते हुए कुणाल का आदमी जग्गा के आदमी को ये सब बोल रहा था कि तभी जग्गा की आदमी फटाफट दीपक राठौर को उनकी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और इस वक्त दीपक जी के सर से खून पानी की तरह बह रहा था। उनकी वाइट शर्ट खून से भीगी हुई थी और इस वक्त दीपक राठौर बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे। इधर दीपक जी को उनकी गाड़ी से निकलते हुए कुणाल के आदमी और जगह के आदमी कुणाल सिंह के आदमियों की गाड़ी में दीपक राठौर को डाल देते हैं और पल भर में वहां से जगह के आदमी और कुणाल के आदमी किसी हवा की तरह वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ मलिक मैंशन में इस वक्त रेहान गुस्से में अपने स्टडी रूम में बैठा था और इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। रेहान का खास आदमी रेहान किसे बोलते हैं, सर पता नहीं कैसे हमारे बॉडीगार्ड
को कुणाल के बॉडीगार्ड्स ने पल भर में गायब कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। ये सब बोलते हुए रेहान का खास आदमी रेहान के आगे घुटनों के बाल बैठा हुआ था और इधर रेहान गुस्से में अपने आदमी की बात सुनकर उसके चेहरे पर लात मारते हुए बोलता है, मैंने पहले कहा था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए भाभी के परिवार को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन तुम लोगों ने गलती कर दी। आखिर कैसे कुणाल सिंह के आदमी हमारे इतने प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को इतनी जल्दी काबू कर सकते हैं, और कैसे तुम लोगों को पता नहीं चला कि हमारे बॉडीगार्ड गायब हो चुके हैं। शिखा जैन के विला से बाहर से ये सब बोलते हुए रेहान की आंखें गुस्से से लाल थी और इधर रेहान का गुस्सा देखते हुए रेहान का खास आदमी डरते हुए बोलता है, सॉरी सर, मुझे खुद पता नहीं चला कि कब हमारे बॉडीगार्ड्स बदल दिए गए और कब हमारे बॉडीगार्ड की जगह वहां पर कुणाल सिंह के बॉडीगार्ड्स आ गए। ये सब बोलते हुए रेहान का खास आदमी डर से कम रहा था और इधर अपने आदमी की बात सुनकर रेहान गुस्से में अपने खास आदमी के पास आता है और उसका गला पड़ते हुए उसे दीवार से लगता है और अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने जो इस बात पर पहले ध्यान नहीं दिया। इतना बोलते हुए रेहान उसे आदमी के गले पर अपनी पकड़ बना देता है और कुछ ही पलों में वह आदमी दर्द से तड़पता हुआ वहीं पर दम तोड़ देता है। इधर रेहान अपने आदमी की जब सांसें रुकती हुई महसूस करता है तो इस वक्त उसे आदमी को वहीं पर छोड़ देता है, जिससे वह आदमी जमीन पर गिरते ही एक जिंदा लाश में बदल जाता है। इधर माइकल जो इस कमरे में सर झुकाकर खड़ा था वह अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ करते हुए बोलता है, सर आगे क्या ऑर्डर है। इधर कुणाल के आदमियों को याद कर रेहान का दिमाग वैसे ही गम था और इधर माइकल की आवाज़ जैसे ही रेहान के कान में पड़ती है तो रेहान अपनी ठंडी आवाज़ में माइकल से बोलता है, पता करो इस वक्त वह लोग दीपक राठौड़ को कहाँ लेकर गए हैं। ये सब बोलते हुए रेहान की आंखें जो पूरी नीली थी वह इस वक्त खून की तरह लाल लग रही थी। इधर रेहान का गुस्सा देखकर माइकल यस बॉस बोलकर फटाफट रेहान के स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है और इस वक्त अपने खास आदमी को बाहर जाता देखते हुए रेहान गुस्से में ही एक टेबल पर लात मारते हुए बोलता है, क्या जवाब दूंगा मैं भाई को। उन्होंने मुझे पहले ही कुणाल सिंह के बारे में बताया था, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती कि उसे कुणाल ने हमारे बॉडीगार्ड्स को पल भर में चेंज कैसे किया और हमारे बॉडीगार्ड की जगह उसने अपने बॉडीगार्ड कैसे वहां पर लगा दिए, कैसे उसने अपने बॉडीगार्ड्स हमारे बॉडीगार्ड्स की जगह चेंज किया। यही सब सोते हुए रेहान गुस्से में अपना मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल कर देता है। इधर रेहान के कॉल करते ही उधर से रेहान की कॉल पिक होती है और एक ठंडी आवाज़ रेहान को सुनाई देती है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है रेहान, मैं तुम्हें पहले कहा था कि कुणाल सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है, वह भी माफिया से जुड़ा हुआ है, शायद तुम ये बात भूल गए थे। इधर इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर रेहान एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी भाई, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने कुणाल सिंह को हल्के में ले लिया। ये सब बोलते हुए रेहान की आंखें एकदम लाल थी और इधर से आहवान अपनी ठंडी आवाज़ में रेहान से बोलता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि वह आगे क्या करने वाले हैं। फिलहाल वह दीपक राठौड़ को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें विशाखा चाहिए और जब तक विशाखा हमारे कब्जे में है तब तक दीपक राठौड़ का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब बोलते हुए आहान की आवाज़ भी बिल्कुल ठंडी थी और इधर आहान की बात का मतलब समझते हुए रेहान हाँ में सिर हिलता है और कुछ देर आहवान से बात कर फ़ोन कट कर देता है। दूसरी तरफ कुणाल सिंह का प्राइवेट अड्डा दिल्ली के बाहर एक जंगली इलाके में एक बंद फैक्ट्री में इस वक्त दीपक राठौड़ एक बंद पड़े कमरे में एक बिस्तर पर पड़े हुए थे और इस वक्त उनके माथे पर चोट का निशान साफ नजर आ रहा था, जहां पर हल्का हल्का खून भी लगा हुआ था। दूसरी तरफ उसे कमरे में एक पानी का मटका पड़ा हुआ था और आसपास दो आदमी दो कुर्सियों पर बैठे हुए थे और उनकी निगाहें दीपक राठौड़ पर बनी हुई थी। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अपने चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट लाते हुए उसे कमरे में इंटर होता है और जैसे ही वह शख्स कमरे में इंटर होता है तो कुर्सी पर बैठे हुए दो आदमी अपना सिर झुकाकर उसे आदमी के सामने खड़े हो जाते हैं और वह आदमी उन दोनों आदमियों की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, अब आएगी वह हरामजादी मेरे सामने जिसने मेरी बच्ची को इतने दिनों से कैद में कर रखा है। ना जान मेरी बच्ची पर उसे कमीनी ने कितने जुल्म किए होंगे, कितने तक दर्द उसने मेरी मासूम बच्ची को दिए होंगे। ये सब बोलते हुए वह आदमी एकदम से दीपक राठौड़ के सामने आता है और दीपक राठौड़ को इस हालत में देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तो तुझे कब से खत्म करना चाहता था, लेकिन तनीषा के कारण तू जिंदा रहा और तुझे मुझे जिंदा भी रखना पड़ा, लेकिन अब बस बहुत जल्द मेरी बेटी मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं तुझे और तेरी बेटी अंजलि को ऐसी मौत दूंगा कि तुम लोग दोबारा धरती पर जन्म लेने से पहले 100 बार सोचोगे। ये सब बोलते हुए निखिल खन्ना के चेहरे पर दीपक राठौड़ को देखकर नफरत साफ नजर आ रही थी। निखिल खन्ना अभी गुस्से में इतना बोल ही रहे थे कि तभी निखिल खन्ना के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसकी रिंग सुनकर निखिल खन्ना का ध्यान अपने फ़ोन पर जाता है और वह उसे फ़ोन पर हो रहे फ्लैश नाम को देखकर उसे कॉल को उठाकर कम से लगते हैं तो उधर से कुणाल सिंह की ठंडी आवाज़ निखिल को सुनाई देती है, निखिल खन्ना जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अपने उन ख्यालों को लगाम दो, क्योंकि दीपक राठौड़ के जरिए तुम्हें विशाखा तो मिलेगी लेकिन तुम्हें दीपक राठौड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि दीपक राठौड़ के जरिए मैं अंजलि तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए दीपक राठौड़ ठेस पहुंचाने की गलती बिल्कुल मत करना, आई समझ। इधर कुणाल की बात सुनकर निखिल खन्ना के हाथ
की मुट्ठी बन जाती है और वह गुस्से में ही कुणाल को आगे से जवाब देता है, ये तुम क्या कह रहे हो कुणाल, इस दीपक राठौर का मरना बहुत जरूरी है, अगर दीपक राठौर मरेगा नहीं तब तक अंजलि टूटेगी नहीं, और जब अंजलि टूटेगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। ये सब बोलते हुए निखिल गुस्से में दीपक राठौर को देख रहा था और इस वक्त उसकी निगाहें दीपक राठौर पर बनी हुई थी। इधर दीपक राठौर के बारे में सोचते हुए ही कुणाल सिंह गुस्से में बोलता है, निखिल खन्ना अपने आप को कंट्रोल में करो, दीपक राठौर का क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानता हूं, और हाँ अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो मेरे काम में ज़्यादा दखल अंदाजी मत करना, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि कुणाल सिंह क्या है। ये सब बोलते हुए कुणाल की आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी और उधर कुणाल की बात सुनकर निखिल के हाथ की मुट्ठी बन जाती है और वह एक नज़र दीपक को देखकर गुस्से में ही उसे कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते हुए अपने 2 आदमियों को दीपक पर अच्छे से नज़र रखने का बोलकर उसे फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। और इस वक्त निखिल के साथ उसकी खास आदमी धनुष भी उसके साथ चल रहा था। इधर धनुष को देखते हुए निखिल गुस्से में बोलता है, धनुष एक बार विशाखा मुझे मिल जाए उसके बाद में दीपक राठौर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। और हाँ खास ध्यान रखो इसका **** दीपक पर, क्योंकि यही अंजलि की कमजोरी है, क्योंकि मैं अंजलि को अच्छे से जानता हूं, जबकि यहाँ पर वह अंजलि आई है तब तक उसने मेरी बेटी और मेरी पत्नी को टारगेट किया है, ना ही तो उसने वेद को अपना टारगेट बनाया है और ना ही अपने आप को, उसने सिर्फ मेरी बच्ची और मेरी पत्नी को टारगेट बनाया है, और यहाँ तो फिर उसने उसे मित्तल परिवार को अपना निशाना बनाया है। ये सब बोलते हुए निखिल खन्ना गुस्से में अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा रहे थे और इधर धनुष भी अपने बॉस की बात सुनकर हाँ मैं सिर हिलाते हुए अपने बॉस से बात करता हुआ अपने बॉस की गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। मुंबई, कुणाल सिंह का प्राइवेट विला। कुणाल सिंह इस वक्त अपने आलीशान विला में बैठा हुआ था और उसके सामने इस वक्त उसकी खास आदमी राज बैठा हुआ था। राज को देखते हुए कुणाल टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ राज, क्योंकि आज मेरे हाथ में अंजलि की सबसे बड़ी कमजोरी आई है, और हाँ अब मुझे पूरा विश्वास है कि जब अंजलि को पता चलेगा कि उसका आप इस वक्त मुसीबत में है तो वह अपने आप को बचाने के लिए मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। यह सब बोलते हुए कुणाल राज की तरफ देखकर अपनी बात कर रहा था। इधर राज कुणाल की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए बोलता है, वह क्या चल चली है, आपने आपके दुश्मनों को पता भी नहीं चला कि कब उनके बॉडीगार्ड एक एक करके कैसे सीखा जान के विला के बाहर से गायब हुए और कैसे उनके बॉडीगार्ड की जगह हमने अपने बॉडीगार्ड वहां पर खड़े कर दिए। ये सब बोलते हुए राज के चेहरे पर भी घटिया मुस्कुराहट थी। इधर राज की बात सुनकर कुणाल टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, राज मैं अंजलि के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, और हाँ निखिल खन्ना तो मेरे खेल का छोटा सा मोहरा है जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और रही बात उसकी बेटी विशाखा की, उसके ऊपर बस मेरा एक एहसान है अंजलि से मुझे पहली बार मिलना, जिसका एहसान मैं अब उसे अंजलि की कैसे निकाल कर उतारने वाला हूं। ये सब बोलते हुए कुणाल के चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट थी। इधर कुणाल की बात सुनकर राज कुछ बोलना कि तभी कुणाल के फ़ोन की रिंग कुणाल को सुनाई देती है। इधर कुणाल जैसे ही अपने फ़ोन को हाथ में लेता है तो उसे अननोन नंबर से फ़ोन आता हुआ अपने फ़ोन पर नजर आता है। इधर अननोन नंबर को देखकर कुणाल उसे फ़ोन को उठाकर जैसे ही कान से लगता है तो उधर से एक ठंडी आवाज़ कुणाल को सुनाई देती है, एक छोटी सी जीत पर इतना जातियों नहीं मानना चाहिए कुणाल सिंह। इधर जैसे ही कुणाल इतनी ठंडी आवाज़ सुनता है तो उसे आवाज़ को सुनकर अपने सोफे पर बैठे हुए ही एक पैर पर दूसरा पैर रखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, अहान मलिक मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर कॉल करोगे, आखिर तुम्हारे प्यार ससुर जी इस वक्त मेरे जो कब्जे में है। ये सब बोलते हुए कुणाल टेढ़ा मुस्कुरा रहा था और इधर कुणाल की बात सुनकर अहान भी अपनी ठंडी आवाज़ में बोलता है, सुनिए गाइज, ये स्टोरी इस चैनल पर सिर्फ आपको एक जरूरी सूचना देने के लिए अपलोड की जा रही है। इस स्टोरी के आगे के बहुत सारे चैप्टर्स और बाकी सभी स्टोरीज अब हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे जितने भी चैनल्स हैं उन सभी चैनल्स की स्टोरीज भी आगे वहीं कंटिन्यू की जा रही हैं। तो अगर आप बिना किसी रुकावट, बिना डिले के स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और सपोर्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट में दिया गया है, बस एक बार क्लिक कीजिए और अभी ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप आराम से बिना किसी दिक्कत के स्टोरीज का आनंद ले पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। माना कि सपने देखने का हक सभी को है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि चंद हर किसी की किस्मत में हो। और हाँ भूल जाओ अंजलि को, वह चांद तुम्हारी किस्मत में कभी लिखा ही नहीं है और ना ही मैं तुम्हें उसे चांद के करीब कभी जाने दूंगा। और रही बात दीपक राठौर की, तुम 24 घंटे के अंदर अंदर दीपक राठौर तुम्हारी कैद से आज़ाद होगा, ये मेरा तुमसे वादा है, और तुम खुद दीपक राठौर को सही सलामत आज़ाद करोगे। इधर अहान की बात सुनकर कुणाल की आंखें ठंडी हो जाती है और वह अपनी गुस्से भरी आवाज़ में आह्वान से बोलता है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर अंजलि को अपना आप सही सलामत चाहिए तो उसे मेरे सामने आना ही होगा। अगर वह मेरे सामने नहीं आएगी तो उसे उसके बाप की लाश भी 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उसे तोहफे में दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इधर कुणाल की बात सुनकर अहान टेढ़ा मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट की आवाज़ कुणाल सिंह को जैसे ही सुनाई देती है तो कुणाल सिंह
गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है और टूटे हुए फ़ोन की तरफ देखकर बोलता है, कभी नहीं आह्वान मालिक, मैं तुम्हें कभी भी खुद से जीतने नहीं दूंगा। अंजलि मेरी थी, उसकी पहली नज़र मैंने देखा था, तो तुम उसे कैसे पा सकते हो? कभी भी नहीं, तुम उसे कभी भी नहीं अपने पास रख पाओगे। अंजलि को मेरे पास आना ही होगा। इधर कुणाल सिंह का गुस्सा देखकर राज, जो कुणाल का खास आदमी था, वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, शांत हो जाओ बॉस, चिंता मत करो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इधर रात की बात सुनकर कुणाल गुस्से में ही राज की तरफ पलटकर बोलता है, जहां पर दीपक राठौर को रखा गया है वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दो। इधर कुणाल की बात सुनकर राज हाँ में सिर हिलता है और अपना फ़ोन उठाकर अपने खास आदमी को दीपक राठौर जहां पर रखा गया है वहां की सिक्योरिटी टाइट करने का बोल देता है। दूसरी तरफ दिल्ली मलिक मैंशन बेसमेंट। मलिक मैंशन के बेसमेंट में इस वक्त एक बंद कमरे में दो लड़कियों के सामने एक लड़का एक किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर हाफ मार्क्स लगा हुआ था, और उसके सामने दो लड़कियां जो देखने में काफ़ी सुंदर थी, लेकिन इस वक्त उनकी हालत एक भिखारन से भी गई गुजरी लग रही थी। इधर उन लड़कियों को देखते हुए वह शख्स अपनी ठंडी आवाज़ में बोलता है, कैसी हो विशाखा खन्ना और प्रीति मित्तल, तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह रही यहाँ पर। इधर जैसे ही विशाखा और प्रति अपने सामने बैठे लड़के की बात सुनती है तो प्रीति की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन विशाखा की आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर गुस्सा भी साफ नजर आने लगता है। विशाखा उसे आदमी की तरफ देखकर अपने दर्द को अपने अंदर समझते हुए गुस्से में बोलती है, आखिर क्या चाहते हो तुम हमसे? 2 दिन से हमें यहाँ पर कैद कर रखा है, आखिर में क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर क्यों उसे अंजलि के लिए तुम हमारे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो? तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को, अगर मेरे पापा को पता चला ना कि तुम लोगों ने मुझे कैद किया हुआ है तो मेरे पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब बोलते हुए विशाखा अपनी हिम्मत को इकट्ठे करते हुए रेहान के सामने अपने आप की ताकत की बधाई कर रही थी। इधर रेहान जैसे ही विशाखा की बात सुनता है अपनी जगह से खड़ा होते हुए विशाखा के करीब आता है और खींचकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है, जिससे विशाखा जो 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रही थी वह एकदम से जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। इधर विशाखा के थप्पड़ पड़ते ही प्रति अपने गालों पर अपने आप हाथ रख लेती है और इधर प्रीति की हरकत को देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराते हुए प्रीति से बोलता है, आज तुम्हारी रिहाई का दिन है, आज तुम अपने घर जाने वाले हो। इधर प्रीति जैसे ही रेहान की बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रेहान के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी कोई गलती नहीं करूंगी, मेरा विश्वास करो। ये सब बोलते हुए प्रीति गिड़गिड़ाते हुए रो रही थी और प्रीति की बात सुनकर रेहान अपने खास आदमी को कुछ इशारा करता है तो माइकल आगे आकर अपने 2 बॉडीगार्ड से प्रीति को एक घटिया से कंबल में अच्छे से लपेटकर आंखों पर पट्टी बांधकर और उसके दोनों हाथ पैर बांधकर उसे बेसमेंट से बाहर ले जाते हैं। और इधर विशाखा जब प्रीति को जाता हुआ अपनी अधूरी आंखों से देखती है तो कुछ बोलने लगती है, लेकिन रेहान के थप्पड़ के कारण उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और उसके होठों के किनारे से खून बहाने लग जाता है। इधर रेहान एक नज़र विशाखा को देखकर उसे बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और जाते हुए एक आदमी को ऑर्डर देता है कि इस पूरे दिन में एक बार ही खाना देना। इधर रेहान का खास आदमी रेहान का ऑर्डर सुनकर हाँ में सिर हिला देता। दूसरी तरफ प्रीति को माइकल अपने साथ बेसमेंट से बाहर ले जाता है और इस वक्त प्रीति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके दोनों हाथ पैर भी बंधे हुए थे, लेकिन प्रीति के दिल में अभी भी डर बना हुआ था कि कहीं ये लोग उसे मार ना दे। इधर प्रति मन में ही अपनी जिंदगी की भीख भगवान से मांगती है और भगवान के आगे दुआ करती है कि ये लोग उसे सही सलामत छोड़ दे। दूसरी तरफ रेहान उसे बेसमेंट से बाहर आते ही अपना फ़ोन उठाता है और एक नंबर डायल कर उसे फ़ोन को कम से लगता है तो दूसरी तरफ से रेहान के कुछ बोलने से पहले ही अहान की ठंडी आवाज़ रेहान को सुनाई देती है, जैसा मैं कह रहा हूँ रेहान वैसा ही होना चाहिए। इधर अहान की बात सुनकर रेहान अपनी आवाज़ में इस तरह की ठंडक आदि हुए बोलता है, भाई आप जो चाहते हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ। इधर रेहान की बात सुनकर आहवान अपनी ठंडी आवाज़ में आगे बोलता है, अच्छा आगे पता है ना क्या करना है? इधर अपने भाई की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, यस ब्रो मुझे पता है क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द दीपक राठौर सही सलामत हमारे मेंशन में होंगे ही, यह मेरा आपसे वादा है। इधर रेहान की बात सुनकर अहान ओके बोलकर फ़ोन कट कर देता है और इधर अपने भाई की कॉल कट करते ही रेहान के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है और वह गुस्से में निखिल खन्ना और कुणाल को याद करते हुए बोलता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने, हम दोनों शैतानों को छेड़कर अब देखो हम दोनों मिलकर तुम लोगों को कैसे सबक सिखाते हैं। ये सब बोलते हुए रेहान के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। दूसरी तरफ तो दोस्तों क्या लगता है आपको क्या चल रहा है अहान और रेहान के दिमाग में? कैसे बचाएंगे अहान और रेहान दीपक राठौर को कुणाल की कैद से? क्या अंजलि को पता चलेगा अपने पापा के बारे में? क्या होगा जब अंजलि को पता चलेगा कि उसके पापा को किसी ने किडनैप किया है? क्या वेद जान पाएगा दीपक राठौर के बारे में क्या चल रहा है? निखिल खन्ना के दिमाग में क्यों छोड़ा है? रेहान ने प्रीति को क्या बना हुआ है? दोनों भाइयों के दिमाग में कोई प्लान? ये तो अब आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। आगे की सारी स्टोरीज और उनके नेक्स्ट चैप्टर्स सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक कमेंट में दिया गया है, तो देर न करें और अभी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।